चौधरी साहब, क्या आप समझते हैं कि उस स्ट्रेंथ को वो शो उन्होंने किया है? अगेन लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, वो आज भी जुड़े हुए हैं, उनका वोट बैंक आज भी उसका मतलब है साथ है, क्योंकि लोग जहां बाहर निकले हैं हमने देखा है कि उन्होंने पीटीआई के झंडे भी उठाए हुए थे। फिर बहुत सारे लोग तो ज़मान पार्क की तरफ भी गए, उन्होंने वहां जाकर अपने चेयरमैन के हक में नारेबाजी भी की। तो दैट मीन्स कि एक दोबारा से कोई मूवमेंट के अंदर नई जान पड़ी है, या फिर ये आज तक ही था, आगे ऐसी मजे नहीं मिलेंगे? नहीं, मोमेंट की जहाँ तक बात है तो अभी तक तो मोमेंट का कोई ऐसा तरीका ऐलान है नहीं तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरफ से। नहीं, वो तो पुरानी चल रही है ना, आपकी दुरुस्त है आजादी वाली कि वो उनका जो आज का हाँ, लेकिन हाँ वो अभी मेरे ख्याल में, लेकिन उसका कोई एक जो प्रोग्राम होता है सियासी जलसे जुलूसों का, वो तो नहीं है ना। तो आज जो एहतजाज है, आप ये बात, इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान भी उनके चेयरमैन ने इस्लामोफोबिया के ऊपर काफ़ी काम भी किया है और इंटरनेशनली उसको एक इशू भी बनाया, और उस पर जब वो यूएन में भी गए तो उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। और इस जो स्वीडन में ये एक अलमनाक वाक़या, बहुत रंजो गम वाला वाक़या और हमें गम गुस्सा दिलाने वाला एक वाक़या कि कुरान पाक जैसी एक आसमानी सहीफ़ा जो कि अमन और सलामती की ज़ामिन किताब है, उसको महज मजहबी शरअंगेज़ी के लिए जो है इस्तेमाल करके मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने के लिए, इस पर सबसे पहली कॉल भी एहतजाज की उनकी तरफ से आई। हुकूमत बाद में आई है इस सारे मामले में। तो इससे ये भी महसूस होता है ना कि वो इसका को रियलाइज़ भी करते हैं और वो इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है उनका पीछे से एक ट्रैक रिकॉर्ड आता है। ये वाहिद सियासी लीडर हैं जिन पे मज़हब से आपको पता है इस पीडीएम हुकूमत ने उनके ऊपर जो एक पर्चा हुआ था जो कि वो मज़हब की तौहीन के सिलसिले में, तो लोगों ने ये बाय नहीं किया क्योंकि वो समझते हैं, जो अवाम है वो समझती है कि उनकी कमिटमेंट जो है एक इन कॉजेज़ के साथ, ख़ासकर जो है हुर्मत रसूल के साथ और इस्लामोफोबिया के साथ, वो बिल्कुल कोई शक व शुबे से बारातर है। आज उनके लोग निकले हैं, पूरे पाकिस्तान में निकले हैं। इमरान याकूब खान ने बिल्कुल ठीक कहा है, सियासी कारकुनान जो हैं वो पुरअमन तौर पे निकले, इसको इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और एक अच्छे कॉज के लिए मुसलमानों की तरफ से, ख़ासकर पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ से एक अच्छा मैसेज जो है वो आलम इस्लाम को भी गया है और पूरे आलम को भी गया है। ठीक, और मुना आलम को भी गया है और इसलिए वो हमारे साथ भी हैं आज। लेकिन अब मैं ज़रा थोड़े अदालती मामलात की तरफ आ जाऊँ। दो तीन अहम चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है। एक तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो गैर कानूनी ज़मीन की अलॉटमेंट का केस था वो ख़त्म हो गया है, उस पर बरियत भी उन्हें मिल गई है। तो उस पर मैं पहले बल्कि चौधरी साहब से, अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ले लूँ। चौधरी साहब, बड़ी इस पर तनकीद भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि इश्तिहारी करार दिया हुआ था, सारी चीज़ें उस पर जो थी वो थी और वो सरेंडर भी नहीं हुए अदालत ने और बरी कर दिया उनको। तो बड़ा इस पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये जो इसका फैसला है ये क्या, किस तरह से दिया गया है, इसमें जो लैंग्वेज भी यूज़ की गई है वो भी, उसमें दलाइल या कोई मंतकी वो चीज़ें नहीं बताई गई, कानूनी निकात नहीं उठाए गए, बल्कि एक बड़ा जज्बाती सा फैसला लगा। सर जी, ये फैसला समीना कानूनी से ज़्यादा सियासी कमेंट्री है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सियासत से मुताल्लिक़ हैं, जो कि नॉर्मली फ़ैसलों में नहीं आती हैं, और इन फ़ैसलों में इस किस्म की कमेंट्री करना जो है ये अदालत का काम भी नहीं होता, जैसे अबान का काम नहीं होता। जैसे आप जो मेरिट पे देखते हैं केसेस और फिर उसके मुताबिक फ़ैसला होता है। जहाँ तक एब्सकॉन्शन की बात है, ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि आप एक दफ़ा जब इश्तिहारी हो जाते हैं तो आपके वकला भी बहस नहीं कर सकते, आपकी तरफ से किसी को भी पेश नहीं किया जा सकता। वकला को अदालतें सुनते नहीं हैं और उस वक्त तक नहीं सुनती जब तक उनका जो साइल है या उनका क्लाइंट जो है वो ख़ुद सरेंडर नहीं कर दे। इस जो सारी जजमेंट है इस पे जो इसका एक खासकर पैरा 15 है जिस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है, ऑल अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। इस चीज़ को मेरिट्स के ऊपर जो है सिर्फ रख के, अगर जैसा आपने कोई बात भी करनी थी तो उसके ऊपर रहते तो मुनासिब होता। ये जो पॉलिटिकल कमेंट्री उनकी तरफ से आई है वो नामुनासिब भी है और वो कानूनी तौर पे भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती।
तो ये ऑर्डर से ज़्यादा एक जो है वो ऑर्डर के साथ साथ एक पॉलिटिकल आर्टिकल जो है वो लग रहा है, वो ठीक हो गया। लेकिन इमरान साहब, इससे तासुर क्या मिल रहा है? जो एक हम देख रहे थे, ईद से पहले मुलाकातें हो रही थी, उसमें तय किया जा रहा था, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बातें हो रही थी, तो ये उसी की तरफ आपको राह हमवार होती नजर आ रही है, एक के बाद दूसरा केस, और फिर आगे आगे हम देखेंगे कि उनके केसेस इसी तरह से खत्म हो जाएंगे? नहीं, देखें इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं। अभी जो चोई साहब कह रहे थे पॉलिटिकल कमेंट्री है ये, तो ये आप ये देखिए, इस फैसले के बाद ये भी साफ पता चलता है कि जो मुल्की आला तरीन अदलिया में जब आप पॉलिटिकल कमेंट्री करेंगे और फैसलों में इस तरह से की बात करेंगे और सिसिलियन माफिया और पता नहीं क्या कुछ करेंगे, तो उसका असर बराह रास्त फिर जो मतायत अदलिया उस पर भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऊपर से शुरू होती हैं। बहरहाल जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस की बात है, उसका ताल्लुक है, तो मामला सीधा सा है। हामिद खान साहब जो इमरान साहब के इंतहाई करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और एक माहिर कानून, जिनको तमाम लोग बड़े बाइज्जत माहिर कानून समझते हैं, उन्होंने अब तो ये कह दिया है कि ये जो मामला है इनको सियासी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उनको सियासी इंतकाम का मियां नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया, और पनामा केस से पहले ही ये फैसला हो चुका था कि उनको नाअहल करार दिया जाएगा। ये जो मामला है इस केस में, अब जो जज साहब ने ये फैसला किया है, हम उस पर एतराज़ भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मामला ये है कि आपको याद होगा जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने भी जिस वक्त ये सारा खेल खेला जा रहा था, तो उस वक्त इस पर कमेंट किया था, और उन्होंने उस वक्त ये बात की थी कि अदलिया पे दबाव डाला जा रहा है कि उनको नाअहल करार दिया जाए। मतलब मेरा सारी ये गुफ्तगू करने का ये है कि मियां नवाज शरीफ को घेर गार के उस वक्त झूठे सच्चे जो भी पर्चे थे, जो भी मामला थे मुकदमात में, इस तरह से फंसाया गया। जब आप बुनियाद जो आप बात कर रहे हैं ना, वो अलग केस है, ये तो बात वाला केस है। ओहो, मेरी बात तो सुने। जब ये आप गलत तरीके से किसी भी करते हैं, चाहे अब चेयरमैन पीटीआई की आप मिसाल ले लें, अगर आप अंधाधुंध पे पर्चे देते चले जाएंगे, मुकदमा दर्ज करते चले जाएंगे, तो इतने खुद आप कानूनी लकूने छोड़ देते हैं कि उसका फिर फ़ायदा अल्टीमेटली उनको तमाम मुकदमात में होता है। यही केस जो है वो इनके साथ हुआ है, जिस केस की आप पर्टिकुलर बात कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें भी उन्हें फ़ायदा यही हुआ कि जब कानूनी आपने चीज़ें पूरी नहीं की, सिर्फ 9 टन 52 वाला तुन प्रोग्राम रखा, तो फिर उसका रिजल्ट यही होना था। ठीक, तो जैसे वो बने वो वैसे ही केसेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन मोना, आपको क्या लगता है अब वो जो रिपीट टेलीकास्ट चल रही है चैनल? हाँ साहब, एक सवाल जस्ट आपको मतलब ये मैं करना चाह रहा था, जी आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था। देखिए, आपने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरिट के ऊपर केस बनता है नहीं बनता, वो तो चलो उसकी बात जो है हो सकती है। जहाँ तक आपने हामिद खान की बात की है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बतौर वकील, ये जब वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील, जब अपने दफ्तर में उन्होंने पूरी पिटीशन तैयार की, जब अपने दफ्तर में उन्होंने तैयारी की, तब उनको नहीं पता था और कि वो ये मामला करते। हामिद खान साहब की ये बात कहना प्रोफेशनली मिसकंडक्ट में आता है। अगर वो समझते थे कि केस नहीं बनता, तो वो उनको बतौर वकील ये उनका फ़र्ज़ है कि वो इस केस में ना शामिल होते। उन्होंने ये इनिशिएट किया, वो उस तरह से अच्छी तरह से तैयार नहीं थे, मीडिया बैशिंग हुई, तो उसके बाद वो केस छोड़ के चले गए। और अब माहौल और हालात चेंज होने के बाद उन्होंने एक नया जो है ये मामला किया है। मैं समझता हूँ कि इससे ना उनकी इज्जत तकरीब में इजाफा हुआ है, ना उन्होंने कोई ऐसी बेनिफिट कोई बात की है। ये जो सारा उनका जो मामला है, मैं इसको बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गलत बात कर रहे हैं वो इस बात का कोई मकसद नहीं है। वो इस केस से अलहदा हो गए थे, अपना शुरू में सारा काम ही उनका। अच्छा, चोई साहब वो यही कहते हैं के मुताबिक जो है हामिद खान साहब का यही बयानात नहीं बदलने चाहिए, रहना चाहिए। चोई साहब हामिद खान साहब, मैं आपको स्टेट कर रहा हूं बिकॉज मैं उस केस में उस टीम का हिस्सा था। चोई साहब आप बिल्कुल ये वो गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। चोई साहब गुजारिश ये है कि ये आपने जो, क्योंकि आप तो चश्मदीद गवाह हैं और उस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे, इसलिए आपने ये राय दी। लेकिन उनका ये कहना है कि सियासी मसलहत की बुनियाद पर वो शामिल हुए, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ तो इसीलिए मुकदमे से अलग हो गए थे। अब इस पे मौक़िफ़ अपना तो हामिद खान साहब ही दे सकते हैं कि उस वक्त क्या सियासी मसलहत थी। जब उनके ऊपर तनकीद हुई तो वो मुकदमा छोड़ गए और फिर नई बुखारी आ गए इस केस में, उन्होंने इसको लीड किया। ये बात तो रिकॉर्ड के ऊपर है।
चलिए ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे हामिद खान साहब अगर अपना मौक़िफ़ इस पे दे सके, लेकिन बहरहाल दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे सामने आ गए। मैं मोना की तरफ जाऊंगी। मोना, इन केसेस का जो नवाज शरीफ साहब के ख़त्म हो रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई के बढ़ते चले जा रहे हैं, अब 9 मई के भी जो मुकदमात हैं बाकायदा उनके खिलाफ दर्ज हो गए हैं, तो उस पर भी अब आपको लग रहा है कि वही रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है और आगे अब हम यही अगले 1-2 महीनों में होता देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब के लिए केसेस से रिलीफ मिलेगा और चेयरमैन पीटीआई के गिर्द घेरा तंग हो जाएगा? देखिए, यही अलमिया है इस मुल्क का कि केसेस शायद जेन्युइन हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम यही देखते हैं कि जब कोई एक सियासतदान के ऊपर काले बादल मंडलाते हैं तो उनके ऊपर एक केसेस की भरमार हो जाती है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी हमने इसी तरह से देखा था। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो आज हो रहा है उसकी कोई पुरानी मिसाल नहीं मिलती, तो ऐसी कई मिसालें पहले भी मिलती आई हैं। और नवाज शरीफ साहब के साथ जब ये तमाम चीजें होती थी तो आज जो लोग इस बात पे बहुत अफसरदा हैं और बहुत सरापा एहतजाज है, वो उस वक्त बहुत खुशियां मनाया करते थे।